हेलो दोस्तों, आंगनबाड़ी और सुपरवाइजर की बम्पर भर्ती निकल चुकी है। इसको लेकर के काफ़ी लोगों के मन में डाउट होगा कि इसको कौन कौन भर सकता है, इसमें सैलरी कितनी होती है और सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, या फिर उनका काम क्या होता है जो सुपरवाइजर बनती है या आंगनबाड़ी बनती है। इसमें एक वर्ड और सुना होगा, आंगनबाड़ी सहायिका, वो कौन होती है, क्या उनकी भी वैकेंसी है। तो ये सब के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और ऑफिशियल न्यूज़ के साथ हम बात करेंगे, जो कि एक विज्ञप्ति जारी हुई है। उसमें टोटली बताया गया है कि उसमें किसको प्रेफरेंस दी जाएगी। मान लीजिए एक फ्रेशर कैंडिडेट है जिसको ना तो वो आंगनबाड़ी पद पर है ना किसी पद पर भी है, और उसने अगर सुपरवाइज़र के लिए आवेदन किया है तो क्या उसको प्रेफरेंस मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। तो उस बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस देख लीजिए। सिलेक्शन किस तरीके से होगा। सबसे पहले होगा एक रिटन टेस्ट। द मेरिट लिस्ट इज बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इज इन द रिटन एग्जामिनेशन। तो एक मेरिट, एक कट ऑफ तैयार होगी रिटन एग्जाम के बाद, और जिनका रिटन टेस्ट क्लियर हो जाएगा फिर उनका होगा एक पर्सनल इंटरव्यू। एक इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। द कैंडिडेट हुज नेम अपीयर्ड इन द मेरिट लिस्ट कॉल फॉर द इंटरव्यू। तो उनको मेरिट लिस्ट से निकाल करके जो मेरिट लिस्ट क्वालिफाई कर जाएंगे उनको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। द फाइनल सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन द पर्सनल इंटरव्यू। और उसके बाद इंटरव्यू के बाद भी क्या होगा, एक फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होगी और फाइनल सिलेक्शन वही होगा जो इंटरव्यू और रिटर्न दोनों क्वालिफाई कर जाएगा। उसके बाद तो सिंपली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। दिस इज द लास्ट स्टेप फॉर द सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट। तो जिन जिन को इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा उन उन लोगों को क्या किया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा और उनको डॉक्यूमेंट दिखाने होंगे जो जो उन्होंने फिल किए हैं। सपोज करो किसी ने अगर आंगनबाड़ी के पद पर रह करके फॉर्म फिल किया है, उसने इंटरव्यू भी क्रैक किया है, तो उसको क्या होगा कि उसको आंगनबाड़ी के भी दस्तावेज दिखाने पड़ेंगे। और आगे बढ़ते हैं कि इसकी सैलरी कितनी होगी। तो ये आंगनबाड़ी सुपरवाइजर की बात हो रही है। 10,000 से 15,000 पर मंथ की इसकी सैलरी है। ये टेंटेटिव है, मतलब कि इस समय कुछ ज़्यादा बढ़कर भी है। उनके लगभग जो पिछली इस समय सुपरवाइजर से अगर आप बात करेंगे तो वे बताती हैं कि उनकी कम से कम बिना तो 40 से 45,000 रुपये तक की सैलरी आ रही है, और भी उनको अदर अलाउंस मिलते रहते हैं। मतलब टाइम टू टाइम उनके अलग तरीके से ऐड होकर आती रहती है सैलरी। तो सैलरी काफ़ी अच्छी है इसमें, और नॉर्मली इसको लड़कियां ही भर सकती है। लड़कियां या लेडीज़ हो जो आंगनबाड़ी पद पर हो या सहायिका के पद पर हो, तो वे इस फॉर्म को भर सकती है। जेंट्स के लिए वैकेंसी अलाउ नहीं करती है। और ये हमारे पास देखो ऑफिशियल न्यूज़ है, हम इसके बाद एक विज्ञप्ति पढ़ेंगे, पीडीएफ है वो पूरी। तो इसमें शैक्षिक योग्यता की अगर बात कर लें तो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री जो है, मतलब कि जो कार्य करती हैं आंगनबाड़ी के पद पर, वह मिनी केंद्र में कार्यकर्त्री हेतु शैक्षिक योग्यता निम्न हाई स्कूल उत्तीर्ण तथा सहायिकाओं के लिए 5वीं क्लास न्यूनतम होनी चाहिए। तो जो उसके लिए भरेंगी आंगनबाड़ी के लिए, उनके लिए हाई स्कूल होना अनिवार्य है, और जो उसके लिए भरेंगी सहायिका, जो आंगनबाड़ी की भी सहायिका होती है, तो उनके लिए होगी 5वीं क्लास पास होनी चाहिए। और आयु सीमा की अगर बात करें तो ये होती है उसकी 21 साल से 45 वर्ष के बीच उनकी आयु हो। और आयु के संबंध में आंगनबाड़ी जो होंगी वो मिनी आंगनबाड़ी केंद्र पर हाई स्कूल प्रमाण पत्र व सहायिकाओं के लिए 5वीं जैसी भी स्थिति का स्कूल जारी प्रमाण पत्र मान्य होगा। तो उनके द्वारा प्रमाण पत्र दिया जाएगा 5वीं क्लास का या फिर हाई स्कूल का, जो भी उसमें मांगा जाएगा। तो बढ़ते हैं इसकी विज्ञप्ति के बारे में। तो ये एक विज्ञप्ति है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो होती हैं, कार्यकर्त्री जो होती हैं, और मिनी आंगनबाड़ी या फिर जो भी सुपरवाइजर के पद पर नियुक्त होना चाहते हैं उनके लिए एक विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। तो राधा चौहान जो है वो अपर मुख्य सचिव हैं। उन्होंने समस्त जिलाधिकारी जो भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं किसी भी डिस्ट्रिक्ट के, उनको क्या हुआ, एक विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। और उन्होंने बताया है कि इनकी जो है अब भर्ती 45 दिन के बीच में ही, 45 दिन से पहले कंडक्ट करा करके इनको अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया जाए। तो मुश्किल से 45 दिन के अंदर ही इनके हाथ में क्या आ जाएगा, अपॉइंटमेंट लेटर आ जाएगा और इनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। सुपरवाइज़र का पद बहुत अच्छा है, और जो अगर थोड़ा अपने ऊपर उनको कम विश्वास होता है कि हम सुपरवाइज़र का इंटरव्यू नहीं फेस कर पाएंगे, तो वो इसमें आंगनबाड़ी में तो बहुत आराम से कर ही सकती हैं। तो शैक्षिक योग्यता हम पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, पहले बता चुका हूँ, और आयु सीमा ही बता चुका हूँ। अब इसमें चयन प्रक्रिया मैंने बताई है अभी, कि पहले तो होगा इसका मतलब कि एक रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद वो होगा क्या बोलते हैं, इंटरव्यू होगा, और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब इसमें देखो कि प्रेफरेंस किसको दी जाएगी। तो सर्वप्रथम क्या होगा, ग्रामीण क्षेत्रों में उसी ग्राम सभा, तो जिस ग्रामीण क्षेत्र में आंगनबाड़ी की वैकेंसी होगी उसी ग्राम सभा का कोई भी कैंडिडेट, चाहे वो लेडीज़ हो या फिर लड़की हो, वे दोनों उसमें अपॉइंटमेंट के लिए आवेदन करेंगी, जिसकी न्यूनतम आर्ता सेवा 5 वर्ष पूरी हो चुकी हो तथा हाई स्कूल उत्तीर्ण हो एवं उसकी आयु 50 वर्ष से अधिक ना हो।
तो अगर मान लिया उसमें कोई सहायिका काम कर रही है और 5वीं क्लास पास है और उसकी आयु 50 वर्ष से अधिक नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, वो सुपरवाइज़र के लिए भी अप्लाई कर सकती है, बशर्ते जिस डिस्ट्रिक्ट में, अभी डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट नहीं हुए हैं कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी वैकेंसी है, तो जिस डिस्ट्रिक्ट में वैकेंसी आई है उस डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग ग्राम सभा होगी। और ग्राम सभा में जैसे मान लिया कोई एक गांव है, उसमें एक ग्राम सभा है, ग्राम सभा में मान लीजिए 2 वैकेंसी है किसी भी सुपरवाइज़र की, या फिर सुपरवाइज़र के अंडर में तो बहुत सारे गांव आते हैं, लेकिन आंगनबाड़ी की मान लीजिए 2 वैकेंसी है, तो वहाँ पर क्या होगा, उसी गांव की जो लेडीज होगी वही आवेदन कर पाएगी, अदर गांव की या अदर डिस्ट्रिक्ट की उसमें आवेदन नहीं कर पाएगी। ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है। तो आंगनबाड़ी, मिनी आंगनबाड़ी सहायिकाओं की नियुक्ति, चयन गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के सदस्य, तो ये सब चीज़ें दे रखी हैं इसमें। तो जो इन्होंने बताया है कि और कोई अगर जो आंगनबाड़ी पद पर काम कर रही है या फिर उनकी सहायिका के पद पर काम कर रही है तो उनको प्रथम वरीयता दी जाएगी। अगर मान लिया दोनों इक्वल हैं तो उनमें से उसको अपॉइंटमेंट मिलेगा जो पहले ऑलरेडी काम कर रही है। तो इस हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, उन्हें एक आय प्रमाण पत्र जारी करवाना होगा। और ये दे रखा है शहरी प्रतिवार्षिक आय निर्धारित, तो इतने ही क्या होगा उसमें, उनको मिनिमम वो बनवानी पड़ेगी वार्षिक आय सर्टिफिकेट 46,080 और ये 56,000 का बनवा के दिखाना होगा। अब आगे देखो आवेदन पत्रों की प्राप्ति कैसे की जाएगी। आवेदन पत्रों की प्राप्ति का चयन की प्रक्रिया संबंध जनपद के जिलाधिकारी द्वारा पूर्णतः संपादित करी जाएगी। तो जिलाधिकारी डिसाइड करेगा वो किस तरीके से कराते हैं। निदेशक बाल विकास एवं पुष्टाहार उत्तर प्रदेश एवं NIC से केंद्रीकृत प्रारूप विकसित कराकर जनपद के NIC को उपलब्ध कराया जाएगा और जिसमें समरूपता बनी रहे एवं अभ्यर्थियों को आवेदन भरने में सुगमता हो। विज्ञापन प्रकाशित होने के उपरांत चयन प्रक्रिया 45 दिन में पूर्ण कर ली जाएगी। तो देख लीजिए ये एकदम मतलब ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, उसमें भी एकदम क्लियरली लिखा गया है कि 45 दिन के अंदर अंदर चयन प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। तो बहुत अच्छा मौका है लड़कियों के लिए खासकर। अब देखो और क्या क्या चीज़ है इसमें देखने वाली। मेरिट सूची तैयार किए जाने की प्रक्रिया। तो मेरिट सूची बनेगी कैसे, एक ही श्रेणी में एक से अधिक पात्र अभ्यर्थियों के उपलब्ध होने की दशा में सभी विद्यार्थियों की मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और इसमें हाई स्कूल, इंटर एवं स्नातक के अंकों पर विचार किया जाएगा। मतलब कि उनकी मेरिट भी बनेगी, जो उनके हाई स्कूल के या इंटर के या फिर ग्रेजुएशन के अगर किसी ने डॉक्यूमेंट लगा रखे हैं तो उनके भी एक मतलब नंबरों को देखा जाएगा कि किसके मार्क्स ज़्यादा हैं। और उसके बाद क्या होगा, जिसके अंतर्गत अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंक प्रतिशत को 10 से विभाजित करने पर जो प्राप्त होगा तो उनका 10% लिया जाएगा, वहीं उसका अंक माना जाएगा। अर्थात यदि किसी अभ्यर्थी का अगर मान लीजिए किसके 45 अंक हैं तो उसको 10 से डिवाइड कर देंगे तो 4.5 उसके ऐड हो जाएंगे। इसी प्रकार किसी अभ्यर्थी के 5.59 है तो उसका 5.9 हो जाएगा, 80 होंगे तो 8 नंबर उसको ऐड हो जाएंगे। इसी प्रकार ग्रेडिंग व CGPA उसके जैसे मान लिया कोई CBSE बोर्ड से पढ़े लिखे होती हैं तो उनको लिए क्या होता है, ग्रेड दी जाती है, तो उसके लिए भी अलग प्रोसेस है। इससे अधिक शैक्षिक योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों को कोई अतिरिक्त अंक नहीं दिया जाएगा। तो ऐसा नहीं कि किसी ने मान लिया कोई BTech का रखा है, MTech का रखा है, PhD का रखा है और वो इस फॉर्म को भरती हैं तो उनको एडवांस मिलेगा या फिर उनको अलग से अपॉइंटमेंट दे दिया जाएगा जल्दी से, ऐसा कुछ नहीं है। तो उनको कोई एडवांस वेटेज नहीं मिलेगा। समस्त परीक्षाओं के अंक जोड़ने के पश्चात मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। उसके बाद क्या होगा, सारी नंबर जोड़ने के बाद मेरिट लिस्ट तैयार होगी। यदि एक से अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करते हैं तो वरीयता प्रथम अधिक जिसकी मतलब एज ज़्यादा होगी उसको दी जाएगी। यदि एक से अधिक अभ्यर्थी के अंक व आयु भी समान हो तो अधिक शैक्षिक योग्यता वाले अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी। तो ये आंगनवाड़ी के बारे में बात हो रही है, ना कि उसके बारे में सुपरवाइजर के केस में क्या होगा, पहले रिटन टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा, उसके बाद इंटरव्यू और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और जो ये है आंगनबाड़ी में क्या होगा, सिंपली मेरिट लिस्ट तैयार होगी, इसमें कोई एग्जाम नहीं होगा। चयन समिति द्वारा संस्तुत की गई चयन सूची पर जिलाधिकारी द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाएगा और जिलाधिकारी जो होंगे वो अनुमोदनोपरांत नियुक्ति की कार्यवाही संपन्न करेंगे। तो इसमें टोटली डिपेंडेंसी है किसके पास, जिलाधिकारी के पास। तो जिलाधिकारी कर सकता है अगर किसी की अच्छी पहुंच होगी तो, लेकिन अगर आप फॉर्म भरोगे और अच्छे से आपकी मेरिट अच्छी होगी तो इसमें कोई डाउट नहीं कि आपके मार्क्स जुड़ेंगे और उनका पॉइंट करके मतलब 10 से डिवाइड करने पर अगर तुम मेरिट क्वालिफाई करते हो तो कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि आपने मेरिट क्वालिफाई किया और आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। और क्या है इसमें, ऐसा और कुछ है नहीं, इसमें इतना था, ये काफ़ी है। और भी अगर कोई आपको डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में
ज़रूर पूछिए, मैं जितनी कोशिश होगा उतनी सर्च करके आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराऊंगा। तो आज तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। और अभी कोई भी डाउट हो तो तुरंत पूछ लीजिए कमेंट सेक्शन में।